अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है आपका नेक्स्ट क्विज था रिगार्डिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिस्कशन जो है उसका हम स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लेम इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस टाइप का फ्लेम जो है वो आप यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लेम, एयर एसिटाइलिन और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम, मीथेन ऑक्सीजन फ्लेम और आर्गोन प्लाज्मा फ्लेम। तो बेटा आप जो फ्लेम यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो एयर एसिटाइलिन और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि जो कि चाहिए होती है किसके लिए? एटोमाइज द सैंपल। सैंपल को जो है एटोमाइज करने के लिए इन फ्लेम के पास इतनी एनर्जी होती है। इसके पास बाकी फ्लेम्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जो है सैंपल को जो है वो एटोमाइज कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरा बेटा बी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसकी प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका फायदा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, quantitative determination of element in the sample, analyzing molecular vibration, study radioactive decay। तो बेटा जो प्राइमरी एप्लीकेशन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो क्या है? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे बेटा वो बी है। क्यों बी है? क्योंकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेटा वो यूज की जाती है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट किसी भी सैंपल के अंदर। कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फ्री एटम्स इन द गैसियस स्टेट। तो नेक्स्ट वन जो है मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्विकली। विच लॉ इज यूज टू रिलेट एब्जॉर्बेंस टू द कंसंट्रेशन? बेटा जो लॉ जो है एब्जॉर्बेंस को जो है वो रिलेट करता है कंसंट्रेशन के साथ, उसका लॉ का नाम है बेयर लॉ। बेयर लॉ। तो यहाँ पे जो है डाल्टन लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ नहीं, या वोगैड्रो लॉ नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सी, बेयर लैम्बर्ट लॉ या बेयर लॉ जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास। तो थ्री का जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। विच इफेक्ट डू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव ऑन नियर बाय प्रोटॉन इन एन एनएमआर? बेटा लेट सपोज आपके पास जो है ये एक स्ट्रक्चर है CH3, बल्कि ओपन करके लिख देता हूँ। कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। अब बेटा फ्लोरीन जो है चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के नज़दीक होंगे। फ्लोरीन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रा करेगा अपनी तरफ इंडक्टिवली, जिसके नतीजे में क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, कार्बन के ऊपर कम होगी तो इन हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी। जब हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इन हाइड्रोजन को मेरा बेटा बोलते हैं आप डी शील्डेड हाइड्रोजन। और डी शील्डेड हाइड्रोजन जो है इनकी पीपीए मेरा बेटा क्या होती है? आपके पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा? डी शील्डिंग, मूविंग द सिग्नल डाउन फील्ड। करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे पास बेटा बी है। तो जब भी आप इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को जो है वो जोड़ते हैं नियर बाई प्रोटॉन के साथ, तो वो हमेशा क्या करता है? उन हाइड्रोजन्स को डी शील्ड कर देता है, उनकी पीपीएम को बढ़ा देता है या सिग्नल को शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स डाउन फील्ड। करेक्ट ऑप्शन मेरा बेटा बी है। What is the primary reason carbon 13 NMR signals are weaker than proton NMR signal? Carbon is heavier than hydrogen. Carbon absorb radio frequency. No. Carbon nuclei don't spin। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। कार्बन इज ओनली 1% अबंडेंट नेचुरली। बेटा कार्बन 13 की जो अबंडेंस है नेचर के अंदर जस्ट 1% है, जबकि हाइड्रोजन की जो अबंडेंस है प्रोटॉन की वो कितनी है आपके पास? 100%। क्योंकि प्रोटॉन की अबंडेंस ज़्यादा है तो उसका सिग्नल भी स्ट्रांग होता है। कार्बन 13 की अबंडेंस कम है इसलिए इसका सिग्नल भी जो है आपके पास क्या होता है? वीक होता है। कितनी अबंडेंस होती है कार्बन 13 की नेचर के अंदर? 1%। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? बेटा बी। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मैग्नेट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर? मैग्नेट जो है जो आप यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसका क्या पर्पस होता है मेरे बेटा? टू आयोनाइज द सैंपल? नहीं। टू इंक्रीज द टेम्परेचर? नहीं। सैंपल द टू सेपरेट द सैंपल कंपोनेंट? नहीं। टू अलाइन द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द सैंपल? ये क्या करता है आपके पास? मैग्नेट जो न्यूक्लियर स्पिन्स होती हैं उसको क्या कर देता है? अलाइन कर देता है। और आपके पास जो है अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट जो है वो बनती है। ऐसे न्यूक्लियाई जो आपके पास अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो बनाते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, और ऐसे न्यूक्लियाई जो कि अपोज करते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो बीटा स्पिन स्टेट बनाते हैं। तो ये जो है नमार की प्रिंसिपल के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बीटा, टू अलाइन द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द सैंपल।
व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एटम्स इमिट लाइट व्हेन एक्साइटेड, नहीं। मॉलिक्यूलर स्कैटर लाइट है डिफरेंट एंगल, नहीं। एटम डोंट अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। एटम एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट काजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है किसका? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। विच टेक्निक इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड बेटर सेंसिटिविटी एंड लोअर डिटेक्शन लिमिट? कौन सी टेक्निक है जो बेटर सेंसिटिविटी देती है और लोअर डिटेक्शन लिमिट जो है वो होती है? तो बेटा फ्लेम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रेफाइट फर्नेस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे पास बेटा वो कौन सा है? बीटा, ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये अलाउ करती है। क्या किसके लिए अलाउ करती है? क्योंकि सैंपल को जो है वो एटोमाइज कर देती है इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और उसके बाद जो आपके पास क्या होती है? एफिशिएंट एटोमाइजेशन जो है वो आपके पास हो जाती है, डिटेक्शन हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ एटोमाइजेशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉमन मेथड कौन सा है? इंफ्रारेड हीटिंग, गैस क्रोमेटोग्राफी, फ्लेम एंड ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन। तो करेक्ट वन बेटा फ्लेम एंड ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजेशन अभी ऊपर पड़ा। व्हाट इज द यूएल रेंज ऑफ प्रोटॉन एनएमआर केमिकल शिफ्ट? बेटा प्रोटॉन एनएमआर की जो शिफ्ट रेंज है आपके पास वो होती है 0 to 12 ppm। इस रेंज में 0 जो है आपके पास टीएमएस का सिग्नल होता है, और 12 जो है आपके पास एसिड का प्रोटॉन जो है वो इस रेंज में अपीयर होता है। तो किसी बुक में 0 से 12 होगा, किसी बुक में जो है 0 से 14 होगा। तो दोनों का आपको याद रखना है। द मल्टीप्लिसिटी इन द सिग्नल, इन लाइक मल्टीप्लिसिटी मीन डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट ये जो आती है प्रोटॉन एनएमआर के अंदर, किस रूल के तहत आप डिटरमाइन करते हैं? पास्कल रूल के अंदर, थ्रू हाइसेनबर्ग N+1 रूल या बियर लंबर लॉ। तो बेटा N+1 रूल के तहत जो है आप मल्टीप्लिसिटी जो है वो सिग्नल की डिटरमाइन करते हैं। अगर एक कार्बन हाइड्रोजन के नेबर में एक हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, नेबरिंग प्रोटॉन 1 है। तो डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट जो है ये बहुत बेसिक है। वट इज द बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टीएम इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आप यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो होता है आपके पास टेट्रा मिथाइल साइलेन। ये कंपाउंड होता है, 4 मिथाइल जो है वो लगे होते हैं सिलिकॉन के साथ। इस कंपाउंड को जो है आप कहते हैं टेट्रा मिथाइल साइलेन। ये 12 के 12 हाइड्रोजन जो है बेटा इनका इन्वायरमेंट सेम है, ये सारे के सारे शील्डेड है और ये अपीयर होते हैं 0 ppm के अंदर। तो टीएमएस जो है वो यूज होता है एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट, एज अ रेफरेंस कंपाउंड इन एमआर। एनएमआर प्रोवाइड प्राइमरी एनालाइज विच टाइप ऑफ कंपाउंड? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक? बेटा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है प्राइमरीली जो है वो आप यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास बीटा। नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट हैपन टू द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ प्रोटॉन इन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बढ़ाएंगे तो केमिकल शिफ्ट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट या डिसअपियर? बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी ही बढ़ा लो, केमिकल शिफ्ट जो है मेरा बेटा वो कांस्टेंट रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से नो डाउट आपके पास अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट के दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ेगा आपके पास, लेकिन एज अ रिजल्ट आपके पास जो केमिकल शिफ्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो केमिकल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वायवे में पूछते हैं ऐसे सवाल। चले, which of the following is not an application of atomic absorption spectroscopy? कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? डिटेक्टिंग हैवी मेटल्स इन वाटर, डिटरमाइनिंग मेटल इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, मॉनिटरिंग मिनरल कंटेंट इन फूड, मेजरिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाइब्रेशन। तो बेटे ये सारी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो है मेजरिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड वाइब्रेशन या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा। विच टाइप ऑफ डिटेक्टर इज कॉमनली यूज इन एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी? के अंदर जो है किस तरह की जो डिटेक्टर है मोस्ट कॉमनली जो है वो आप यूज करते हैं? ऑप्शन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या एक्सरे डिटेक्टर। तो बेटा मोस्ट कॉमनली जो डिटेक्टर आप यूज करते हैं वो होते हैं आपके पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है वो आप यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सिग्नल को जो है एम्पलीफाई कर देते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो करेक्ट वन जो है आपके पास चार्ली। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज इन एनएमआर? बेटा एनएमआर के अंदर जो है आप रेडियो वेव्स जो है वो यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। व्हाट इज द टर्म फॉर द एरिया अंडर एनएमआर सिग्नल विच गिव रिलेटिव प्रोटॉन काउंट? सिग्नल के नीचे जो है बेटा जो एरिया जो आपको बताता है कि सिग्नल के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको बोलते हैं एनएमआर की जुबान में, एनएमआर की भाषा में इंटीग्रेशन। करेक्ट वन जो है अगेन चार्ली। व्हाट हैपन व्हेन अ न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द राइट अमाउंट ऑफ रेडियो वेव एनर्जी? बेटा जब राइट अमाउंट ऑफ रेडियो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या कर जाएगा आपके पास, ये
फ्लिप कर जाएगा कहाँ से, अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट के अंदर जो है क्या कर जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा। इट फ्लिप इन स्पिन स्टेट, करेक्ट वन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा। वट इज द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेटा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है आप मोनोक्रोमेटर यूज नहीं करते, मोनोक्रोमेटर यूज नहीं होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, याद रखना है। इंस्ट्रूमेंटेशन आपने पढ़ी होगी। एनाटॉमिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट डज द मोनोक्रोमेटर डू। मोनोक्रोमेटर का बेटा एक ही पर्पज होता है, ये क्या करता है, आइसोलेट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय द अदर लाइट, करेक्ट वन जो है वो आपके पास अल्फा है, और कोई फंक्शन नहीं है मोनोक्रोमेटर का, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट की जो ये पास करता है। टिपिकल रेंज ऑफ कार्बन 13 एनएमआर केमिकल शिफ्ट, बेटा कार्बन 13 की जो है वो केमिकल शिफ्ट जो है आपके पास होती है 0 से 220 पीपीएम के दरमियान में, करेक्ट वन जो है अगेन चार्ली। नेक्स्ट वन, पर्पज ऑफ एटोमाइजेशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो एटोमाइजेशन का पर्पस क्या है, एटोमाइजेशन का बेटा सिंपल सा पर्पस है, टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू फ्री एटम्स, एटोमाइजेशन उस वर्ड टेक्निक को कहा जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, सैंपल को फ्री एटम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या हो गया, अल्फा। बेटा नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्राइमरीली यूज्ड एनालाइज्ड, नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है आप पर्टिकुलरली मेटल्स और मेटलाइड्स जो हैं इनकी जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली और प्राइमरीली मेटल्स की जो है आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, करेक्ट वन जो है वो आपके पास बी। विच गैस इज कॉमनली यूज एज अ फ्यूल इन फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी गैस जो है वो आप यूज करते हैं, तो बेटा ऑक्सीजन, एसिटाइलिन, हीलियम या आर्गन, तो करेक्ट वन जो है बेटा वो आपके पास एसिटाइलिन गैस जो है वो आप यूज करते हैं। क्यों एसिटाइलिन गैस यूज करते हैं, क्योंकि बेटा ये प्रोवाइड करती है हाई टेम्परेचर फ्लेम जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, सैंपल को एटोमाइज करने के लिए, तो करेक्ट वन जो है यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेटा, बी। व्हाट काइंड ऑफ सप्लिटिंग पैटर्न ऑब्जर्व इन एथेनॉल, बेटा एथेनॉल के अंदर जो है तीन प्रोटॉन के नेबर में दो है, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग जो है तीन प्रोटॉन के नेबर में दो है, तो 2+1 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 3। तो इसकी आएगी ट्रिपलेट, दो के नेबर में तीन है, इसकी आएगी क्वार्टेट, एक के नेबर में से कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी आएगी सिंगलेट। तो क्या ऑर्डर होगा आपके पास, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट, करेक्ट वन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ली। यहाँ पे आपके पास ट्रिपलेट आएगी, यहाँ पे क्वार्टेट आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, सिंगलेट, करेक्ट वन चार्ली। नेक्स्ट वन मेरा बेटा, विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आईआर बताता है, बॉन्ड एंगल नहीं, रिएक्शन रेट नहीं, नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोटॉन एंड कार्बन मॉलिक्यूल। बेटा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपको कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देती है, कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टिविटी के बारे में। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज यूज इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, किस तरह के सॉल्वेंट जो है वो आप यूज करते हैं बेटा, वाटर, अल्कोहल, एसिड, बेटा इन सब के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, उसका सिग्नल आएगा, वो आपके सैंपल के सिग्नल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए जो है बेटा आप कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हैं। ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट में आप करते क्या है, हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटीरियम आइसोटोप के साथ, तो फिर क्या होता है आपके पास, सिग्नल ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होती विद द सैंपल सिग्नल, तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है मेरे पास बेटा, बी। नेक्स्ट वन, विच कंडीशन मेक एन एटम एग्जिबिट अ नेट न्यूक्लियर स्पिन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं बेटा जिस कंपाउंड के अंदर जो है, जिस एटम के अंदर जो है ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसके अंदर क्या होगी, नेट न्यूक्लियर स्पिन होगी, वो एनएमआर एक्टिव होगा। करेक्ट वन जो है आपके पास हो गया बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस केमिकल शिफ्ट वैल्यू, कौन सा फैक्टर जो है वो केमिकल शिफ्ट पे अंदर असरअंदाज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल होती है, टेम्परेचर भी होता है, सोलवेंट का भी असर होता है, तो बेटा करेक्ट वन जो हो गया वो आपके पास हो गया डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है डेल्टा, सबका असर होता है। तो बेटा ये थी आज की डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की डिस्कशन जो है वो अच्छी लगी होगी। आप अगर सेशन में इनरोल होना चाहें तो आप इनरोल हो सकते हैं। बेटा ये हमारी वेबसाइट्स का लिंक है, यहाँ पे आपको बीएड, पेडागोगी, स्पेशली जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब जॉब आई है, वहाँ पे 20% पेडागोगी का पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इस वेबसाइट्स को मैं आपको रिकमेंड करूँगा लैपटॉप के ऊपर खोलें ताकि इसका फुल इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो और आप इसको अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकें। पीपीएससी एफपीएससी के जो है पास पेपर भी बेटा इस केमिस्ट्री के हवाले से पेपर जो है यहाँ पे अपलोडेड है,
बायो बायोलॉजी का कंटेंट भी मिलेगा आपको यहाँ पे, फिजिक्स का भी मिलेगा बेटा, ईच एंड एवरीथिंग का जो मटेरियल है आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।